किताबों की दुकान का दरवाजा बंद हो गया। क्लाउड ने एक थकी हुई आह भरी। लिन की ओर मुड़कर उसने पूछा, क्या वाइल्ड के बारे में कोई खबर है? लिन अपने हाथों में एक रस्सी पकड़े हुए तेजी से उसकी ओर मुड़ा। उन्होंने एक दूसरे को देखा। इसके बाद लिन ने बताया, मुझे किताबों की बेंडिंग के लिए रस्सी चाहिए, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अपनी मेज की ओर बढ़ते हुए लिन ने पूछा, क्या जोसेफ को अभी भी अपने पुराने दोस्त का पता नहीं मिला है? उसे याद आया कि जोसेफ असल में वाइल्ड से सुलह करने किताबों की दुकान पर आया था, लेकिन पूरा 1 महीना बीत चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसकी तलाश ज्यादा कारगर नहीं हुई थी। सबको वह स्थिति याद आ गई जब वह आवारा बच्चा परिवार का घर लूटने के इरादे से लौटा था। कुर्सी पर बैठते हुए लिन ने सोचा, हो सकता है कि जोसेफ अपने पुराने दोस्त से किसी पुरानी अनबन की वजह से जानबूझकर बच रहा हो। हालांकि उसने अपने रिश्ते सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वाइल्ड को उससे आधे रास्ते में ही मिलना था। लिन ने यह भी सोचा, अगर ऐसा कोई मौका मिले तो क्या जोसेफ के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए उसकी मदद करना उचित होगा? अगर अगली मुलाकात में उन्हें कोई आम भाषा नहीं मिली, तो एक नया विवाद और परेशानी खड़ी हो जाएगी। क्लाउड ने असमंजस में स्वीकार किया, हमें वह नहीं मिला। हालांकि वह समझ नहीं पा रहा था कि बातचीत करने वाले ने उस बूढ़े आदमी को उसके टीचर का दोस्त क्यों कहा, जबकि उसकी सबसे बड़ी इच्छा उसका दिल और फेफड़े निकाल देने की थी। आंखें बंद करते हुए क्लाउड ने कहा, इसका मतलब यह नहीं कि हमें कुछ भी पता नहीं चला। हमें कई सुराग जरूर मिले हैं। कुछ समय पहले वाइल्ड 52वीं स्ट्रीट के पास दिखाई दिया था और कुछ समय, कम से कम एक दिन, वहां रुका था। लिन का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसे याद आया कि दिया गया पता वही जगह थी जहां हाल ही में दूसरा विस्फोट हुआ था। रिपोर्टों के अनुसार खबर याद करते हुए लिन सोचने लगा, हालांकि घटना को 2 हफ्ते से भी ज्यादा हो गए थे, फिर भी मीडिया इसे कवर कर रहा था। घटनाक्रम को देखते हुए लग रहा था कि जो हुआ वो कुछ ज्यादा ही गंभीर था। गैस रिसाव से हुए पिछले धमाके की तुलना में अखबारों में भी लगातार ताजा खबरें छप रही थीं। छपे हुए पन्ने उसकी आंखों के सामने घूम गए। ऐसा लग रहा था कि दंगाइयों ने भारी बारिश का फायदा उठाकर नदियों में विस्फोटक लगा दिए थे। विस्फोटों की एक श्रृंखला के कारण नींव ढह गई, सड़कों पर पानी भर गया, सीवर सिस्टम का केंद्रीय वाल्व फेल हो गया और बाढ़ की इस घटना ने अंततः कई सड़कों को समतल कर दिया। इसके अलावा दंगाइयों ने छल कपट भी किया। मध्य जिले में वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों पर हमला, यही आखिरी तिनका था जिसने मध्य जिला पुलिस विभाग को कार्रवाई करने और शहर में बड़े पैमाने पर निरीक्षण अभियान शुरू करने के लिए मजबूर किया। तो कुछ दिन पहले उस इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी, और फिर भी इस सबके दौरान वाइल्ड पूरे दिन 52वीं स्ट्रीट के इलाके में ही रहा। लिन को याद आया कि बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान इसी इलाके को हुआ था और यहाँ के निवासियों को पहले ही निकाला जा चुका था, यानी वहां रुकने का कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा क्लाउड के व्यवहार और लहजे से पता चल रहा था कि उसका मतलब कुछ और था। शायद उसका मतलब था कि वाइल्ड पिछले विस्फोट के दौरान वहां था, और ज्यादा संभावना है कि किसी खास समय पर नहीं, बल्कि उसी दिन। मेज पर हाथ जोड़कर लिन ने सोचा, दूसरे शब्दों में क्लाउड का मतलब था कि वाइल्ड उस हमले से जुड़ा था। लिन का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसे यह विचार आया कि चार्ल्स वाली घटना से वह वाइल्ड इतना आहत हुआ है कि किसी आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया है। क्लाउड की ओर हाथ बढ़ाते हुए उसने जवाब दिया, दुर्भाग्य से पिछली बार जब उसने किताब लौटाई थी तब से वह मुझसे मिलने नहीं आया। थोड़ा आगे झुकते हुए लिन को एहसास हुआ, सच कहूं तो यह जानकर बेचैनी हो रही है कि मेरा एक अच्छा पुराना ग्राहक भटक गया है। उसने जोर से सोचा, क्या इसका 52वीं स्ट्रीट की घटनाओं से कोई संबंध है? और उससे कहा, कुछ भी न छिपाओ, सीधे कह दो। क्लाउड ने अपनी गोद में मुट्ठियां भींच लीं और उसके अनुमान की पुष्टि की। अंत में मन ही मन उसने गहरी सांस ली और सोचा, गुप्त मीनार में ऐसी अटकलें थीं कि लिन ने व्हाइट वुल्फ से जुड़ी हाल की घटनाओं को भड़काया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं था। फिर भी उसे यकीन नहीं था कि वाइल्ड किसी भी तरह से इसमें शामिल नहीं था। उसे याद आया, मैं अपने गुरु के साथ सीवर के रास्ते में गया था। उसने बताया
प्राप्त जानकारी के अनुसार पास में एक वेदी थी जिसे व्हाइट वुल्फ ने बनवाया था, और अगले 4 हफ्तों तक उन्हें पूरी जांच पड़ताल करने और वाइल्ड के निशान ढूंढने का काम सौंपा गया था। लेकिन जोसेफ अचानक रुक गया और बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं। उसने कई हरे सिक्के जमीन पर गिरा दिए। उनके सामने एक तेज हरी लौ उठी। जब वाइल्ड की भूतिया छवि उनके सामने प्रकट हुई तो जोसेफ का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, ईथर के इन घृणित निशानों की सूचना दो, खलनायक यही है। मुट्ठियां भींचते हुए जोसेफ ने अपने शिष्य को समझाया, जब मैंने शिकारियों द्वारा इस्तेमाल किए गए रक्त बलिदान के साक्ष्यों की जांच की तो मुझे एक ईथर मिला जो वाइल्ड की ओर इशारा कर रहा था। उसने गुस्से से कहा, मैंने जीवन भर इस बूढ़े सांप से कई बार सामना किया है। उसकी जादू की मेरी समझ लगभग पूर्ण है। उसने हरे पत्थर पर पैर रखा और गुस्से से अफसोस जताया, मैंने उस खलनायक को फिर से भागने दिया। क्लाउड का मुंह डर के मारे खुला का खुला रह गया जब उसने जोसेफ को उसे खोज जारी रखने का आदेश देते सुना। एक भी सुराग छूटने नहीं चाहिए। गुस्से से अभी भी उबलता हुआ जोसेफ ने वादा किया, मैं इस घिनौने सरीसृप को पकड़ूंगा, उसका दिल और फेफड़े निकालकर उसे खिला दूंगा। वह वाइल्ड से मिलने के लिए बेताब था। गारगोयल की तरफ देखते हुए क्लाउड को याद आया, वे सब ग्राहक थे, लेकिन अगर समय का ध्यान रखें तो वाइल्ड सबसे पहले यहां था और उसका उपहार अभी भी काउंटर पर था। वह इस नतीजे पर पहुंचा, मिस्टर लिन से उस बूढ़े आदमी से निपटने में मदद मांगना शायद बेकार होगा। वे बस यही उम्मीद कर सकते थे कि वह कम से कम कुछ सुराग तो दे। अपनी हथेली को सीने से लगाते हुए क्लाउड ने कहा, टीचर उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। हमें आपसे मदद की बहुत उम्मीद है और हम इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं। लिन ने अपना चेहरा हथेली से ढक लिया। उदास मन से सोचने लगा, अगर उन्होंने पहले ही ट्रैक शब्द का इस्तेमाल कर लिया तो इसका मतलब है कि बूढ़े वाइल्ड पर पहले से ही किसी बात का शक था। इतने कमजोर बीमार बूढ़े विली ने क्या किया होगा? लिन ने अपनी उंगलियों से क्लाउड को देखा और अपनी पूरी ताकत से काम करने को तैयार हो गया। अपने चेहरे से हाथ हटाते हुए लिन ने कहा, ऐसे में हमें कुछ बात करनी चाहिए। उसे याद आया कि पिछली बातचीत में उसने बताया था, खूनी खेल फिर से शुरू हो गया है, और पूछा, क्या वही था जिसने उन्हें पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया था? मेज पर हाथ रखते हुए क्लाउड ने पुष्टि की, यह संगठन लंबे समय से अस्तित्व में है और संदिग्ध कारोबार में लगा हुआ है। संगठन के सदस्य दुनिया भर में फैले हुए हैं। इसकी संरचना अविश्वसनीय रूप से जटिल है। अभिलेखीय सामग्री कई दशक पुरानी है। वे लगातार जांच कर रहे थे और हाल ही में उन्हें फिर से उनकी गतिविधियों के निशान मिले हैं। उलझन में भौहें चढ़ाते हुए लिन ने सोचा, यह कोई लंबे इतिहास वाला वित्तीय पिरामिड नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा ही भयावह लग रहा है। सुनने में भी बहुत डरावना लग रहा था। लेकिन अगर वे केंद्रीय पुलिस इकाई को कम से कम 1 दशक या उससे ज्यादा समय तक शक्तिहीन बनाए रखने में कामयाब रहे तो इसका मतलब जरूर होगा कि वे एक बेहद शक्तिशाली आपराधिक संगठन से निपट रहे हैं। क्लाउड ने उसको आश्चर्य से देखा जब उसने उसे बताया, बूढ़े वाइल्ड ने बताया था कि कुछ समय पहले ब्लड फेस्ट में उसे आमंत्रित किया गया था। उसने उसे मना करने की कोशिश की थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए उसने उसकी एक न सुनी। कुछ समय पहले ही उसने कहा था, जल्द ही एक बैठक होगी, और शायद यही उसका मतलब था। क्लाउड की आंखों में असली भय झलक रहा था, क्योंकि उसे उसकी कही बात का मतलब समझ आ गया था। एक विनाशकारी श्रेणी का काला जादूगर चेहरा विहीन वाइल्ड ब्लड फर्स्ट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी थी। ब्लड फेस्ट इतने सालों बाद सक्रिय हुआ था। यह वाइल्ड के बाहर आने के साथ ही हुआ था। क्या लिन की सलाह के बावजूद वह बूढ़ा आदमी अभी भी संगठन में शामिल हो सकता है? उसने दांत पीस लिए जब उसने सोचा, पहले तो हमें लगता था कि उसके चरित्र और स्वभाव वाला एक जादूगर ब्लड फेस्ट में कभी शामिल नहीं होगा। वाइल्ड खड़ा हुआ और लिन को प्रणाम किया, यह सोचकर कि अगर चीजें वास्तव में इस तरह हुई तो ब्लड फेस्ट ने निश्चित रूप से हाल ही में अपने सदस्यों को कार्रवाई के लिए बुलाया होगा। इसका अर्थ था कि गुप्त टॉवर को अपनी जांच में तेजी लानी होगी। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसने अंततः लिन की दयालुता को समझा और ब्लड फेस्ट जैसे खतरनाक संगठन के लिए
सावधानी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह संगठन बहुत लंबे समय से महाद्वीप पर मौजूद था। यह विभिन्न बलों से बना था। संगठन के सदस्य एक निश्चित तरीके से इकट्ठा हुए और असाइनमेंट और पुरस्कार प्राप्त किए, एक साथ काम किया। और मध्यस्थ एक गवाह और जो हुआ उसका गारंटर था। क्लाउड ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी समझ में यह गुप्त मीनार की ओर से सीधा उकसावा था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बहुत से लोग घबरा गए थे, और दुर्भाग्य से दुनिया में मिस्टर लेन जितने लोग नहीं थे। मुट्ठियां भींचते हुए उसने मन ही मन कहा। पहले ब्लड फेस्ट सक्रिय हुआ, फिर शिकारी संगठन बेचैन हो गए। इस समय गुप्त मीनार के पास हस्तक्षेप करने के संसाधन नहीं थे। बस यही उम्मीद थी कि वे ज्यादा परेशानी न खड़ी करें। दूसरी तरफ चांद की रोशनी में शिकारियों की भीड़ आगे बढ़ रही थी। दूत की आवाज सुनकर वे चारों दिशाओं में तितर बितर हो गए। यह सुनकर कि स्वामी गुरु आ रहे हैं और जो कोई तितर बितर होकर स्वामी के काम में दखल नहीं देगा उसे नावों में भेज दिया जाएगा। भीड़ की तेज चीखों के बीच दो गुलाम लड़कियां एक गाड़ी खींच रही थीं। कोड़े की मार से वे कांप उठीं और उनके गालों पर आंसू बहने लगे। गाड़ी तब रुकी जब मालिक को बताया गया, हम सफेद भेड़िए के पुराने गढ़ में पहुंच गए हैं और मकड़ी के बचे हुए समर्थक भी यहां आ गए हैं। खूनी कोचवान गुरु ने हंसते हुए कहा, मैंने बहुत दिनों से खून की इतनी तेज गंध नहीं सूंघी थी। शिकारी खून चूसने वाले जीव जो अंधाधुंध हत्या करते हैं, जैसे ही उन्हें खून की गंध आती है वे तुरंत हमला कर देते हैं। धुआं छोड़ते हुए क्रू ने आगे कहा, अब पिकनिक टेबल पर सबसे लुभावना खून रखा है, सफेद भेड़िए के खून का असली फॉर्मूला। जब ग्रू लड़कियों को गाड़ी खींचकर ले जा रहा था वह तर्क दे रहा था। 2 हफ्ते से भी कम समय में मकड़ी के नेता ने सफेद भेड़िए के पूर्व क्षेत्र के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया था। 3 बड़े पैमाने की लड़ाइयों और अनगिनत छोटी झड़पों से बच निकला था। उसने झिक्सू की ताकत को स्वीकार किया, लेकिन सुझाव दिया, यह किसी महान व्यक्ति के समर्थन के बिना संभव नहीं हो सकता था। उसने खेद व्यक्त किया, चाहे वह कोई भी हो, वह उसे नहीं बचा सकता था। चौथा हमला आखिरी होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण जीत होगी। खुफिया जानकारी के अनुसार हेलिक्स से चुराया गया काला मोती अब झिक्सू के पास था और इसे वापस पाने का सही समय था। शिकारियों ने तुरंत अपने मालिक को पहला वार करने की अपनी तत्परता दिखाई, यह स्वीकार करते हुए, हमारे पंजे और नुकीले दांत रक्तपात से दर्द कर रहे हैं। और भीड़ में से किसी ने कहा, मुख्य मकड़ी काफी सुंदर थी, उसे पहले पकड़ना उचित था। लेकिन किसी ने आपत्ति जताई, असली पुरुषों को इन महिलाओं की कोई जरूरत नहीं है। क्रू ने धुआं और चिड़चिड़ाहट निकाली और मांग की, जल्दबाजी न करें, पहले विरोधियों के साथ कुछ मजा करें। वे काले जानवर और विशाल शार्क इस हमले को अंजाम देंगे और अन्य बड़े और मध्यम आकार के संगठन भी मदद करेंगे। प्रत्येक प्रतिभागी के पास पहले से अपना मिशन था। बाकी छोटे तलना और अकेले लोग स्थिति का पता लगाने के लिए सामने जाएंगे। ओल्गा और शार्क उस प्यारी लड़की पर हमला करने के लिए जाएंगे। काला जानवर पीछे की स्थिरता के लिए जिम्मेदार था, और जब युद्ध के मैदान पर स्थिति स्थिर हो जाती है तो वे फल काटने जाएंगे। गुरु ने उन्हें याद दिलाया, अपने जीवन को जोखिम में न डालें, मृतकों को पैसे की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक शिकारी ने हाथ बढ़ाकर मिस्टर गुरु से पूछा, अगर शार्क की किस्मत अच्छी रही और हमें असली फॉर्मूला मिल गया तो क्या करना चाहिए? आखिरकार उन्होंने इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया था कि उनके हाथ कुछ भी न लगे। जवाब में गुरु ने लापरवाह अधीनस्थ की ओर इशारा करते हुए अपने पाइप से उसका सिर फोड़ दिया। गुरु ने गुस्से से पूछा, क्या कोई और आपत्ति करना चाहेगा? क्योंकि उसने पहले ही एक अचूक योजना बना ली थी। चाहे ओल्गा हो या वह काले बालों वाली सुंदरी, उसने उनके लिए एक सरप्राइज तैयार कर रखा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इस दुनिया में लंबे समय तक जीना है तो शानदार जीत सुनिश्चित करने के लिए संपर्क होना बेहद जरूरी है। उसने अपने पुराने परिचित को बुलाया और उसे यकीन था कि दूसरे शिकारी भी उसे जानते होंगे। हालांकि उसकी प्रतिष्ठा काफी विवादास्पद थी, लेकिन उसकी शक्ति संदेह से परे थी। उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए गुरु ने घोषणा की, वह काले जानवर का नेतृत्व करेगा और इसीलिए ओल्गा या जिक्सू का उल्लेख करना उचित नहीं है। और अंततः वे ही जीतेंगे। एकरमैन चमकते नीले द्वार से बाहर आया।
और ग्रू ने पीले शूरवीर पहरेदार का परिचय एक विनाशकारी स्तर के शिकारी के रूप में कराया। उस आदमी ने अपने मुंह से सिगरेट निकाली और सभी शिकारियों का मुस्कुराहट के साथ अभिवादन किया। युद्ध के मैदान में एक के बाद एक धमाके गूंज रहे थे। मैक्स आगे बढ़ा और अपने साथियों से कहा, वे जल्दबाजी में कोई मुसीबत न खड़ी करें। दुश्मन से थोड़ी देर की सुलह के बाद उन्हें तुरंत पीछे हटना होगा। उसने उन्हें याद दिलाया, मुख्य बात अपनी जान बचाना है और उसके बाद ही किसी साथी की जान। उसने उन्हें घेरा तोड़कर मुख्य सेना के साथ फिर से जुड़ने के लिए अपने पीछे चलने को कहा, तभी हमारा मिशन पूरा होगा। शिकारी मैक्स के पीछे दौड़े। पावा ने जम्हाइली और कोसा, ये राक्षस इतने जोश से आगे बढ़ रहे हैं और जरा भी धीमे नहीं पड़ रहे। पिछले कुछ दिनों से वे पसीने से तरबतर होकर लड़ रहे थे। सोने का बिल्कुल भी समय नहीं था और यह वाकई बहुत मुश्किल था। कैप्टन ने अपनी टोपी ठीक की और पावा को डांटा, शिकायत करना बंद करो, हमें लड़ना होगा, मजबूत होना होगा और धूप में अपनी जगह बचाने के लिए जूझना होगा। उन्होंने सफेद भेड़ियों के इलाके पर कब्जा कर लिया था, साथ ही गंदे खून का असली नुस्खा भी। बेशक दूसरे शिकारी संगठन इतनी आसानी से इसे स्वीकार नहीं कर सकते थे। अगर वे जीत गए तो यह लड़ाई टाली नहीं जा सकती थी। तब स्पाइडर अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगा और अगर वे हार गए तो उनके जीवन सहित कुछ भी नहीं बचेगा। बड़ी बड़ी आंखें बनाते हुए उसने कहा, अगर हम अब धीमे हो गए तो न सिर्फ हम मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे बल्कि सब मर जाएंगे। पावा खिलखिलाकर हंसी और बोली, मैं सब समझ गई हूं, लेकिन क्या कमांडर आंखों के लिए वो चीज नेता से उधार ले सकता है? उसके चेहरे के भाव माहौल बिगाड़ रहे हैं। इस पर मैक्स ने जवाब दिया, मैं वो नहीं दूंगा। तभी ब्लैक बीस्ट में से एक बड़ा आदमी उन पर कूद पड़ा। आगे दौड़ रहे मैक्स ने अपने दोस्तों से कहा, झगड़ों में समय बर्बाद करना बंद करो। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, माहौल को नियंत्रित करने पर ध्यान देना बेहतर है। उसने उन्हें याद दिलाया, हम अभी भी दुश्मन से घिरे हुए हैं और सतर्कता में एक पल की भी चूक हमारी जान ले सकती है। मोटा आदमी मैक्स पर झपटा और चिल्लाया, मैं खुद स्पाइडर का दिमाग खत्म कर दूंगा। मैक्स ने मन ही मन कोसते हुए चकमा दिया, लेकिन अगले ही पल एक शक्तिशाली हथेली ने मोटे आदमी की बांह पकड़ ली। बिगलू ने खलनायक पर हथौड़ा चलाया। वह नाराजगी से हंसा और बोला, मोटे आदमी के हाथ छोटे हैं और वह ज्यादा शालीन नहीं है। हथौड़ा उसके गाल पर लगते ही वह चीख पड़ा। बिगलू ने दुश्मन की खोपड़ी तोड़ दी। हथौड़ा नीचे करते हुए उसने मैक्स से कहा, अगली बार ज्यादा सावधान रहना। फिर वह पूरी ऊंचाई पर सीधा खड़ा हुआ और पूछा, क्या सब लोग ठीक हैं? उसने बताया, बाकी लोग पहले ही मुख्य सेना में वापस आ चुके हैं, इसलिए बॉस ने हमें बुलाया है। तभी विरोधियों की एक पूरी भीड़ जंगल से निकलकर शिकारियों पर टूट पड़ी। दुश्मन मकड़ियों पर दौड़े, चिल्लाते हुए, ये छोटी मकड़ियां सामान्य रूप से लड़ना नहीं जानती, बल्कि तेज दौड़ती हैं। उन्होंने अफसोस जताया, इन्होंने शार्क को नाराज किया है, इसलिए इन्हें मर जाना चाहिए, लेकिन अगर ये असली नुस्खा बता दे तो हम इनकी मौत को दर्द रहित बना देंगे। बिगलू ने दांत भींचे और दुश्मनों की ओर बढ़ा, बोला, इनसे बात करना बेकार है। जब उसने उन पर हमला करने की जल्दी की तो विरोधी आगे बढ़ते रहे, लेकिन पीछे से एक महिला की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जादू में समय लगता है। कंकाल विरोधियों की कतारों में चढ़ गए। मृतकों ने खलनायकों को पैरों से पकड़ा जब तक उन्हें समझ नहीं आया कि वे हिल क्यों नहीं पा रहे। फार्लिन ड्रू आगे बढ़ी और पूछा, क्या दोस्तों को उनकी पहली मुलाकात का तोहफा पसंद आया? क्योंकि इसका आनंद लेने के लिए बस एक बूंद काले जादू की जरूरत थी। उसने अपने होंठ चाटे और कहा, यह मुर्दों का जादू है, हड्डियों की आज्ञाकारिता। बेशक इसकी तुलना मर्फी के विनाशकारी जादू से नहीं की जा सकती, लेकिन यह उनके लिए काफी होगा। अपनी बाहें फैलाते हुए उसने देखा, वे मेरे प्यारे नए भाई बहनों पर हमला करने ही वाले थे। उसने माफी मांगी उन सभी को मारने के लिए, लेकिन दुश्मन इतने ज्यादा थे कि उनसे निपटते निपटते मैं थक जाऊंगी। इसीलिए यह छोटी सी तरकीब अपनाई गई। हथेलियां जोड़कर वह मुस्कुराई और विरोधियों को बोली, मर जाओ। कंकालों ने एक एक करके शिकारियों को गिरा दिया और वे चीखने लगे। दर्द से सिसकते हुए एक लड़की ने उसे पहचान लिया। एक और ने अपनी नई प्रतिद्वंदी को भयभीत होकर देखते हुए कहा, यह एक महिला नेक्रोमैंसर शिकारी है। विरोधियों के सिर चारों दिशाओं में उड़ गए। लड़की का सिर उड़ने से पहले उसने चिल्लाकर कहा, ब्लैक पर्ल।
उड़ते हुए सिर को बिगलू के हथौड़े ने चकनाचूर कर दिया। अपनी दोस्त से मुक्के टकराने के बाद संतुष्ट फार्लिन ड्रू ने घोषणा की, मेरी छोटी बहन मुझसे ज्यादा जिंदा बच गई है। उसने पावा से कहा, उसी जोश से आगे बढ़ो, अगली बार सब ठीक हो जाएगा। इस पर बिगलू ने बड़बड़ाते हुए कहा, तुमने फिर से पुरानी चालें चल दी। तुलना करने के बजाय मिस्टर मैक्स और बाकियों को जल्दी से ले जाना बेहतर होगा। बचाए गए मकड़ियों ने सदमे में यह संवाद सुना। फार्लिन चिल्लाई, हम जाहिर तौर पर बॉस द्वारा सौंपे गए मिशन को पूरा करेंगे। लेकिन बिगलू ने कहा, मैं उसे बड़ी बहन नहीं कहना चाहती। यह सुनकर पावा ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। फार्लिन खुश हुई, लेकिन उसके साथी को समझ नहीं आया कि वह मास्टर क्यों है, हालांकि उसकी बहन बड़ी थी। नेक्रोमैंसर ने पावा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। लेकिन शिकारी को यह एक निमंत्रण जैसा लगा। उसने जवाब दिया, मेरा घर काफी बड़ा है। बिगलू को लड़कियों के बीच में आना पड़ा, जिसके लिए उसे सुअर कहा गया। फॉर्लिन ने हाथ बढ़ाकर कहा, शार्क अब वापस आ जाएंगी, इसीलिए सुरक्षा कारणों से मैंने बचे हुए ईथर से उनके लिए एक छोटा सा उपहार छोड़ने का फैसला किया है। लेकिन उसके बाद मेरे पास टहलने की भी ताकत नहीं होगी। उसने अपने भाई से कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। हालांकि उसने कहा, मुझे खुद जाना चाहिए। इस झगड़े को देखकर राहत की सांस लेते हुए मैक्स ने सोचा, इस बार हम इन दो नए विश्वास पात्रों की बदौलत ही मुसीबत से बच पाए। वे न केवल भरोसेमंद हैं, बल्कि उनकी लड़ने की शक्ति हेलिक्स की शक्ति से कम नहीं है। मिस ने सचमुच ऐसी प्रतिभावान दल हासिल कर ली है। मिस के नेतृत्व में स्पाइडर को इस बाधा को पार करना होगा, और फिर हम एक शक्तिशाली संगठन बन जाएंगे, जो नुओजिन शिकारियों के सभी संगठनों पर हावी हो जाएगा। जाते हुए उसने देखा कि उसकी पीठ के पीछे एक हड्डीदार हाथ चिपका हुआ था। कुछ देर बाद ईथर की एक लहर ने विरोधियों के सिरों को ढक लिया। शिकारी भड़क उठे और चिल्लाने लगे, यह एक गलती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मकड़ी के पास ऐसा राक्षस होगा। यह हमला स्पष्ट रूप से व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि अफवाहों के अनुसार केवल रात्रि कल्पित बौनों के पास ही ऐसा जादू था। हड्डियों से बनी एक विशाल आकृति, बड़े दुहा की अंतिम संस्कार कील ने खलनायकों को तितर-बितर कर दिया। वह हवा में उड़ गई, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दुश्मन केवल इससे खुश थे। वे हंसे, इस तथ्य के बावजूद कि उनकी सेना अपर्याप्त थी। शिकारियों का एक और समूह, जो हर्षोल्लास पूर्ण कत्लेआम के मूड में था, विरोधियों में शामिल हो गया, मानो पेड़ के नीचे किसी साथी के अवशेषों पर ध्यान न दे रहा हो। उन्हें आश्चर्य हुआ, दुश्मन तो सिर्फ एक ही था। मरते हुए शिकारी ने सेनापति को चिल्लाकर बताया, यह राक्षस काले मोती का बनाया हुआ है। उसे हाल ही में देखा गया था। ऐसा लगता है कि वह और आयरन हैंड मकड़ियों में शामिल हो गए थे, लेकिन उन्हें अभी यहां नहीं होना चाहिए था। आखिरी जीवित योद्धा धुआं उगलता हुआ युद्ध क्षेत्र छोड़कर चला गया। मरते हुए शिकारी ने आंखें बंद करने से पहले फुसफुसाते हुए कहा, अपने मरते हुए साथी की बात सुनना जरूरी है। सेनापति को जाने दो और शार्क के सभी दुश्मनों का सफाया कर दो। विशाल शार्क संगठन को हमेशा से नुओजिन में शिकारियों का सबसे मजबूत संगठन माना जाता रहा है। इस संगठन के सदस्य अपनी बहादुरी और क्रूरता के लिए मशहूर हैं। एक बार लड़ाई शुरू करने के बाद वे अंत तक लड़ते हैं। वे किसी टीम के सदस्य की मौत का शोक नहीं मनाएंगे। वे तुरंत युद्ध में उतर जाएंगे और अपनी आखिरी सांस तक जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वह व्यक्ति जो अब युद्ध में कूद पड़ा और शार्क के सदस्यों में भी ऐसी ही भावना फूंक दी, वह था शार्क का महान सेनापति, शार्क सम्राट ओल्गा। अपनी खास चाल से उसने फार्लिन द्वारा बुलाए गए दानव को चीर डाला। हंसते हुए ओल्गा ने जोर से कहा, यह अद्भुत और अविश्वसनीय रूप से मजेदार था। जिक्सू की तो बात ही छोड़िए, फार्लिन और बिगलू ने वाकई कमाल की लड़ाई लड़ी। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसे इतनी खुशी महसूस हुए कितने साल हो गए थे। उसने स्वीकार किया, इसके लिए मुझे जिक्सू का शुक्रिया अदा करना होगा। पागलों की तरह मुस्कुराते हुए ओल्गा ने आगे कहा, मैं उन सभी जीवित शार्कों से खुद निपटेगा जिनसे वह जिक्सू से लड़ना चाहता है। वह जीवन मरण की लड़ाई की आशंका जता रहा था और जानना चाहता था कौन ज्यादा ताकतवर है। उसकी चीख ने पक्षियों को रक्तिम चांदनी में आकाश में उड़ा दिया। जिक्सू का शरीर कांप उठा और उसने सामने की ओर देखा। कए उसके पास ही खड़ी थी।
उसने अपने सहायकों की ओर देखते हुए घोषणा की। दुश्मन बहुत करीब आ गए हैं। उल्टा लटकते हुए फार्लिन ड्रू ने घोषणा की कि वह अब उस प्राचीन ड्रैगन की ईथर जैसी सांसों को महसूस नहीं कर पा रही है, और चिंता व्यक्त की कि उस कमीने ओल्गा ने यह सब किया है। लू ने आंखें घुमाई और शार्क नेता को कोसने लगा कि इतने बड़े पैमाने का जादू करना पहले से ही मुश्किल है, उस कमीने को दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं है। फार्लिन ने भी उसकी बात दोहराई कि अगर उसने अपना सारा ईथर इस्तेमाल नहीं किया होता तो वह जरूर वापस जाकर उस गंजे आदमी की पिटाई कर देती। और लू ने भी उसे गुस्सा करना बंद करने को कहा, क्योंकि वह यहाँ नहीं था और वैसे भी बहुत जल्द हम मिस के सामने पेश होने वाले हैं। क्यों ना वह अब अपने पैरों पर चल ले। समूह टावर के पास पहुंचा। जिक्सू ने अपने साथियों की ओर मुड़कर उनका अभिवादन किया। किस किस को लगता है कि जिक्सू पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही है? कमेंट में बताओ, और आगे बढ़ने से पहले लाइक भी कर देना। उसने उनके अच्छे काम की तारीफ की और पूछा, क्या सब ठीक है? लू घुटनों के बल झुक गया, और जब फार्लिन उसके पास दौड़ी तो जिक्सू ने बताया, सब कुछ ठीक है और घेरा सफलतापूर्वक तोड़ दिया गया है। अपनी पूंछ हिलाते हुए फार्लिन चीखी कि हमने आदेश का पालन किया है, लड़कों को बुला लिया है और कुछ शार्क मार दी हैं, और सामान्य तौर पर वह चिंता न करे, उसके सभी दुश्मनों का सफाया कर दिया जाएगा। जिस पर जिक्सू ने उसका सिर पर थपथपाया। पीछे कए में जलसी के कारण आग लग गई। जिक्सू ने उसका कॉलर छुआ और पूछा, क्या वह इससे छुटकारा पाना चाहती है? क्योंकि वह अब ब्लैक बीस्ट की गुलाम नहीं थी और हेलिक्स की कैदी नहीं, बल्कि उसकी महत्वपूर्ण सहयोगी थी। लेकिन उसने अपनी हथेली जिक्सू की उंगलियों पर रख दी और कहा, सब ठीक है। मुस्कुराते हुए उसे याद आया कि वह गलती से पकड़ी गई थी और उसने सोचा था कि सफेद भेड़िया उसकी बलि चढ़ा देगा, लेकिन उसने उसे बचा लिया था। फिर उसने कसम खाई थी कि उसका तन मन पूरी तरह से जिक्सू का है। वह उसकी एकमात्र देवी बन गई थी। उसका अभिमान ब्लैक बीस्ट द्वारा पूरी तरह से कुचल दिया गया था, और हर दिन रात की शुरुआत के साथ मकड़ियों की मां में विश्वास निराशा में बदल गया था। अब वो सिर्फ एक औरत है जिसका नाम फार्लिन है और जो उसकी है। ये बेड़ियां उसे उसकी स्थिति की याद दिलाती हैं और उसे अतीत को भूलने नहीं देती। उसे अब जो कुछ भी उसके पास है उसकी कद्र करने पर मजबूर करती हैं। जिक्सू की पीठ पीछे मैक्स को कहे को पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने गुस्से में बुदबुदाते हुए कहा कि वह भी पूरी तरह से मिस की है, उसकी बस नकल की गई है। और मैक्स ने याद दिलाया कि मिस उसे कभी नहीं भूलेगी। जिक्सू ने अपने सहयोगियों की ओर देखा और घोषणा की कि अब जब सभी एकत्र हो गए हैं, उनके प्रयासों की बदौलत समूह की मुख्य सेनाएं बरकरार हैं और सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। और फिर युद्ध के मैदान की स्थिति पर एक रिपोर्ट मांगी। लू ने फिर से उसके सामने घुटने टेक दिए और बताया कि 2 सप्ताह से अधिक समय से हम शार्क के कुलीन सेनानियों के खिलाफ लड़ रहे थे, और उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी संख्या और व्यक्तिगत युद्ध कौशल एक स्तर अधिक थे। सीधे संघर्ष में हमें कोई फायदा नहीं था। सिर उठाकर उसने आगे कहा कि अगर हम सबसे कुशल योद्धाओं की बात करें तो वह और फार्लिन उन्हें रोकने में कामयाब रहे, लेकिन इससे पूरी स्थिति पर कोई खास असर नहीं पड़ा। उनकी सेनापति शार्क सम्राट ओल्गा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। वह और फार्लिन उसका विरोध नहीं कर सकते थे, जिसका मतलब था कि अब हम नुकसान में थे। स्थिति बेहद प्रतिकूल थी। उसने अपना हाथ तब तक भींचा जब तक उसमें से खून नहीं निकलने लगा, इस बात पर अफसोस जताया कि उसे पुनर्जन्म का मौका मिला और वह मिस की मदद भी नहीं कर पाया। उसने अपने होंठ काट लिए। मैक्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा कि उसने शार्क के कैदियों से उनकी युद्ध रणनीति और मुख्य बलों के स्थान का पता लगाने के लिए पूछताछ की थी, और उसे पता चला कि वे अकेले शिकारियों पर हमला करने की योजना बना रहे थे, जबकि जायंट शार्क मुख्य कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार होगा और एक अन्य बड़ा संगठन ब्लैक बीस्ट उनके भागने का रास्ता बंद कर देगा, जिससे उन्हें घेरने की तैयारी हो जाएगी। आंखें सिकोड़ते हुए उसने बताया कि यह रणनीति बूढ़े ग्रू सैक्सन ने सोची थी। उसने हमें कोई मौका नहीं छोड़ने की योजना बनाई थी। जैसे ही वे इस योजना को लागू करना शुरू करेंगे, स्थिति वास्तव में खतरनाक हो जाएगी। लेकिन तभी पूरा टावर हिल गया और एक तेज आवाज ने घोषणा की कि ब्लैक बीस्ट के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैक्स,
जब ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, तो एक बड़ा पंजा दीवार पर लग गया। जिक्सू का हाथ कए के सिर के ऊपर बढ़ा और वह चिल्लाई, मिस, सावधान हो जाए। रात्रि रक्षक का विशाल आकार शिकारियों के ऊपर मंडरा रहा था। फार्लिन नीचे झुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह विशालकाय व्हाइट आदमी कौन है और उसकी सुरक्षा की आकाशीय सीमा किसी भी तरह से प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रही थी। जबरदस्त ताकत बता रही थी कि दुश्मन कम से कम विनाशकारी स्तर का था और अपनी मिस की रक्षा करना जरूरी था। लू ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और फार्लिन से शांत रहने का आग्रह किया। वह आगे बढ़ा और देखा कि अपनी उपस्थिति छिपाने और जानवरों को इतना नियंत्रित करने की इतनी क्षमता के साथ इस शिकारी को हमें कुछ ही सेकंड में खत्म करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और वह अपने चारों ओर छा रहे विनाश के आभा मंडल को बिल्कुल भी नहीं छिपाना चाहता था। लेकिन दानव को गौर से देखते हुए उसने आगे कहा कि उसे खुद नहीं पता क्यों, लेकिन उसके मन में हमारे प्रति जरा भी जानलेवा इरादा नहीं था। जिस पर रक्षक ने कहा कि योद्धा का संयम आयरन हैंड उपनाम के योग्य था। छाती के क्षेत्र में मुंह खोलते हुए दानव ने काले मोती को पहचान लिया और देखा कि ऐसा लग रहा था कि मिस जी ने कुछ बेहतरीन व्यक्तित्वों को इकट्ठा किया है। अपने राक्षस के शरीर से बाहर निकलते हुए एकरमैन कहता रहा कि यह वाकई अद्भुत था। उसके नेतृत्व गुणों से यह स्पष्ट हो गया कि वह आदमी तुम्हें इतना महत्व क्यों देता है। एकरमैन धीरे धीरे नीचे उतरा। इंसान के पास लौटने की तैयारी करते हुए उसने अपना परिचय दिया और घोषणा की कि आज से वह आधिकारिक तौर पर अकेले शिकारी होने का अपना दर्जा त्याग कर मकड़ी का सदस्य बन गया है। जिक्सू आगे बढ़ी और उसने देखा कि उन्होंने बहुत समय से एक दूसरे को नहीं देखा था। मुस्कुराते हुए उसने स्वीकार किया कि वह बहुत देर से उसका इंतजार कर रही थी और यह भी कि वह बहुत अच्छा लग रहा था। वह जिक्सू के पास जाकर खड़ा हो गया। उन्होंने हाथ मिलाया और जिक्सू ने उसका अपने दल में स्वागत किया। कये, लू, मैक्स, फार्लिन चारों एक जगह इकट्ठा हो गए। मैक्स ने पहले तो सोचा कि यह मजाक है। क्या पीला शूरवीर चौकीदार सचमुच हमारे साथ आना चाहता था? ये तो बहुत अच्छी खबर थी। किसने सोचा होगा कि एक नाजुक मोड़ पर हमें अपनी क्षमताओं को देखते हुए इतना मजबूत साथी मिल जाएगा। मकड़ी की संयुक्त शक्ति अब शार्क की शक्ति से कम नहीं थी और बाकी लोगों ने स्वीकार किया कि हमें जिक्सू से इससे कम की उम्मीद नहीं थी। बर्टन ने उंगलियां चटकाईं और काम शुरू करने का सुझाव दिया। संयोग से उसके पास एक छोटा सा तोहफा था और उसे उम्मीद थी कि उन्हें पसंद आएगा। उसके जानवर ने अपने मुंह से एक आंख बाहर निकाली, फिर उसने अपने जबड़े खोले। उसने अपनी विशाल जीभ जमीन तक फैला दी। उस पर एक जाना पहचाना सिर दिखाई दिया। कये ने चौंक कर अपना मुंह खोला। उसने ब्लैक बीस्ट के सरदार को पहचान लिया। इस पर यकीन करना नामुमकिन था, क्योंकि बहुत से लोग उसका सिर लेना चाहते थे और अभी तक कोई भी ऐसा कर नहीं पाया था। मैक्स ने आगे कहा कि यह बूढ़ा अपनी चालाकी और सावधानी के लिए मशहूर था, क्योंकि ब्लैक बीस्ट पर उसका कब्जा था और उसके पास अच्छे खासे पैसे और कनेक्शन थे। इसलिए वह अपनी मर्जी से सब कुछ करता था, यह जानते हुए भी कि उसे कुछ नहीं होगा। जब कई बुदबुदा रही थी कि काला बाजार में उसकी बाउंटी वांग एडे से भी ज्यादा है, तो मैक्स ने पूछा कि एकरमैन ने ब्लैक बीस्ट की इतनी सुरक्षा के बावजूद यह कैसे किया। वह मुस्कुराया और जवाब दिया कि वह अकेले ऐसा नहीं कर सकता था। यह मानना जरूरी था कि यह बूढ़ा वाकई बहुत चालाक था। उसके पास भागने की ढेरों योजनाएं थीं, लेकिन किसी ने उसे देख लिया और फिर वह कहीं नहीं जा सका। उसने कहा कि सिर्फ नेता ही नहीं, बल्कि ब्लैक बीस्ट के सभी सदस्य उसके नजरिए में आ गए थे। समय के साथ पूरा संगठन उसका शिकार बन गया था और चूंकि शिकार बहुत थे, इसलिए इनाम भी वाजिब था। और बदलाव के मौजूदा स्तर को देखते हुए वह बिना किसी नतीजे के 4-5 बार इसका इस्तेमाल कर सकता था। तभी एक पैर माना के धागे से टकराया और फार्लिन के कान खड़े हो गए। वह दौड़कर जिक्सू के पास गई और बताया कि वे आ गए हैं। एक आंख ढकते हुए उसने बताया कि ईथर सीमा से मिली जानकारी के अनुसार शार्क एक पूरी टीम के रूप में काम कर रही थी। रात के अंधेरे में वे पूरे मोर्चे पर आगे बढ़ रहे थे, जोरदार दबाव बना रहे थे। गढ़ की बाहरी सुरक्षा टूट चुकी थी, रक्षा पंक्ति टूट चुकी थी और इस बार यह पूरी भीड़ नेक इरादे से नहीं आई थी। दम घुटने वाली ईथर की एक लहर मीनार के ऊपर से गुजरी। एकरमैन ने अपनी बाहें फैला दी और घोषणा की कि ये बदमाश पूरी तरह से बेकाबू हो गए हैं। उसने पूछा,
क्या उसे कार्रवाई करनी चाहिए, और उन बहादुर आदमियों को एक अविस्मरणीय रात देने का वादा किया, जिन्होंने किताबों की दुकान के मालिक की भव्य योजना में दखल देने की हिम्मत की। लेकिन जिक्सू ने हाथ बढ़ाकर उसे चिंता न करने को कहा। उसने अपना कोट उतार फेंका और घोषणा की कि अब जब सब अपनी जगह पर पहुंच गए हैं, तो घेरा और मजबूत करने का समय आ गया है। जिक्सू ने हाथ हिलाकर अपने आदमियों को आदेश दिया कि सभी मकड़ी सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और यह सुनिश्चित करें कि दुश्मन अपनी इच्छित दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक पागल सी मुस्कान के साथ उसने घोषणा की कि उन्हें आने दो। किताबों की दुकान के मालिक और उससे किया वादा पूरा करने का समय आ गया है। आज की रात एक अविस्मरणीय दुस्वप्न में बदल जाने वाली थी। आंखों वाला एक फूल जिक्सू के हाथ से नीचे सरक गया। एकरमैन चौंक गया, और जैसे ही जिक्सू की उंगलियों ने पंखुड़ियों को सहलाया, उसे एहसास हुआ कि उसके सामने एक इच्छा का बीज था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किताबों की दुकान का मालिक उसे सचमुच जिक्सू को दे देगा। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह इतनी आश्वस्त थी। उसने अपने डर घटक लिया और किताबों की दुकान पर अपनी पहली यात्रा के दौरान हुई उस भयानक परीक्षा को याद कर लिया, जो अब भी उसके दिल में एक अविस्मरणीय मनोवैज्ञानिक आघात के रूप में बनी हुई है। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे एहसास हुआ कि यह पूरी घेराबंदी एक सोची समझी योजना का दिखावा मात्र थी और असली जाल बस फंसने ही वाला था। एक भारी बूट के कदम ने पत्थर में दरारें डाल दी। ओल्गा इधर उधर घूमता रहा और पूछता रहा कि यहां इतना सन्नाटा क्यों है और सारी मकड़ियां कहाँ हैं। उसे निराशा हुई। वह पीछे हटते समय उनकी आंखों में डर देखना चाहता था। ऐसे ही सबको मार डालने में ज्यादा मजा आएगा। उसने अपने लोगों को दुश्मन के डर के बारे में बातें करके उकसाना शुरू कर दिया कि उन्होंने उन्हें घेर लिया है और अब मकड़ी बाहर नहीं निकल पाएगी। आज हम एक एक को मार डालेंगे और उन्हें इतना नारकीय दर्द सहना पड़ेगा कि उन्हें जन्म लेने का ही पछतावा होगा। तभी जमीन हिलने लगी और शार्क शिकारी नीचे गिर पड़े। जमीन के नीचे से एक विशाल कांटेदार बेल फूट पड़ी। उस विशाल दांतेदार पौधे को देखकर ओल्गा की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके लोगों में दहशत फैल गई।